अस्सलाम वालेकुम। राइट, वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम लोगों ने जो चीज़ करनी है, वी हैव टू कंटिन्यू सेम थिंग। ठीक है, हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो this time around what we want to do is we want to apply that to solve for the stiffness matrix of a two-dimensional triangle element. ठीक है, तो the element that we are trying to solve is called a constant strain triangle element, और as apparent from the name के इसमें होगा क्या, इस triangle के element के अंदर जो strain होगा and as a result stress जो होगा वो constant होगा। ठीक, there can be other variations of it. There can be a linear strain triangle element जिसमें linearly change हो रहा होता है strain और stress, but this time around एक element के अंदर जो पूरा strain होगा वो constant रहेगा। दूसरा element में कोई और strain हो सकता है, but एक strain जो एक element के अंदर strain will remain the same. That's the idea. ठीक, and we'll see how we end up with a constant strain triangle. तो objectives हमारे जो हैं this time around they are first कि हमने stiffness matrix derive करना है, और इक्वलेंट नोड्स और जो हमारे इक्वल नोडल लोड्स जो है वो निकालने सरफेस बॉडी फोर्सेस के, और फिर एक दो एग्जांपल्स करके देखेंगे। दिस विल बिकम वेरी अपेरेंट के दिस टू डायमेंशनल सिस्टम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हैंड। ठीक है, क्योंकि इनका मैट्रिक्स इटसेल्फ 6x6 का बन रहा होगा, एक ही मैट्रिक्स। और अनलाइक द प्रीवियस केसेस जिसमें हमारा के मैट्रिक्स डिराइव होके आ जाता है, दिस टाइम अराउंड द के मैट्रिक्स विल नॉट बी फाइनल फॉर्म हमारे पास नहीं होगी। हमें हर दफ़ा अपनी फाइनल फॉर्म खुद से मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द वे ट्राइंगल्स कैन बी ओरिएंटेड इन स्पेस। ठीक है, एक लाइन एलिमेंट इज ऑलवेज इन वन डायमेंशन, सिर्फ एच चेंज हो रहा होता है, एच को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट फॉर अ ट्राइंगल द शेप ऑफ द ट्राइंगल कैन चेंज अ लॉट विच कैन अफेक्ट द स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो अगर हम कोई भी ट्राइंगल एलिमेंट लेंगे उसके लिए हमें हर दफ़ा अपने स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो विल ड्राइव द stiffness matrix, we'll see how the bound loads are calculated, how the problem can be solved simply by hand, चीजें देख लेंगे, but I would still recommend that you go for a numerical solution when you are dealing with this. ठीक है, that would be much easier. तो जो हम इस वक्त एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज अ कांस्टेंट स्ट्रेन ट्राइंगल। इट हैज 3 नोड्स पर एलिमेंट, हर नोड के ऊपर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक्स वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एंड हेंस देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ सिंगल एलिमेंट। जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं उतने का हमारा स्क्वायर स्टिफनेस मैट्रिक्स बन रहा होता है। तो वी आर गोइंग टू हैव अ 6x6 स्टिफनेस मैट्रिक्स हियर। इसमें मैंने कंप्लीट एलिमेंट की डेरिवेशन नहीं रखी हुई, तो देयर वुड बी सम पॉइंट्स जिस पे आके मैं, क्योंकि ये मेनली मैंने स्लाइड जनरेटर गाइड के लिए बनाई हुई थी, तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इन द मिडल स्विच टू द बुक फॉर स्मॉल पार्ट, एंड जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी वाली अप्रोच है वो एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉलो हो रही होती है, बिकॉज हमने लास्ट टाइम अराउंड जो पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ट्रस एलिमेंट निकाला था उसमें, क्योंकि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहे थे, द सेम एग्जैक्ट डेरिवेशन इज एप्लीकेबल हेयर एज वेल। जो चीज चेंज होगी वो जो हमारे बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स फॉर्म हो रहे थे, दोज मैट्रिक्सेस आर गोइंग टू चेंज, बट द डेरिवेशन इटसेल्फ विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो अप्रोच क्या होती है, हम जो सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज कर रहे हैं फॉर डेरिवेशन ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स, सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपने डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स को डिस्प्लेसमेंट को अप्रोक्सीमेट करते हैं। हमें अप्रोक्सीमेशन जो करनी होती है वो अपनी नोडल डिस्प्लेसमेंट्स की फॉर्म में करनी होती है। जब हम ट्रस की बात कर रहे थे तो वी हैड u1 and u2, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट u of x at any point was defined as n1 u1 plus n2 u2. Now we have x displacement at 3 nodes, so the displacement x anywhere in the element, जो x displacement होगी anywhere in the element, that is going to be ux equals to n1 u1 plus n2 u2 plus n2 n3 u3, and same thing will do for the y displacement v. v of x would be n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3. ठीक है, तो something like this. Same हमने अज्यूम किए हैं अपने जो शेप फंक्शन है u और v के लिए सेम है,
एक चीज जो हमने कहा है कि u डज नॉट डिपेंड ऑन v एंड v डज नॉट डिपेंड ऑन u, ठीक है, जो v आपका सोल्यूशन आ रहा है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन u एंड u डज नॉट डिपेंड ऑन v। सही हो गया। तो इस तरह की आपके पास एक फॉर्म बन के आ रही है, ठीक है। जो n मैट्रिक्स नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग a row vector, it's now a 2x6 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x6 मैट्रिक्स है। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट्स अ 6x1 कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है इट हैज टू बी 2x1 बिकॉज हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट्स आनी चाहिए। It is a result of n multiplication of a 2x6 and a 6x1 system। inner dimensions मैच कर गई, outer dimensions solution में आ जाएंगी, तो 2x1 का solution आ जाएगा। How did we actually arrive at this point? That we can look at in the book. So let's go and quickly see कि ये आया कैसे। तो इसको आने के लिए लाने के लिए what we did was we started from the same form। सबसे पहला काम जो होता है हम अपनी डिस्प्लेसमेंट को x का फंक्शन assume करते थे। This time around we are going to assume the displacements as a function of x and y। तो हमने अपनी डिस्प्लेसमेंट्स को x and y का फंक्शन assume किया। There is going to be an x here जो कि बुक में टाइपो है, मिसिंग है। तो a1 plus a2x plus a3y, a4 plus a5x plus a6y, ठीक है। तो हमारे पास u और b x और y का फंक्शन आ गए। We can actually write these things as multiplication, ठीक है, वेक्टर्स की जो हमारी है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास दिस वाज u एंड दिस वाज v। 1xy कर दिया हमने और 1 2 3 4 5 6 a के कोफिशिएंट्स लिख दिए। तो 1 2 3 is going to multiply with the first row and the lower one xy will only multiply with 4 5 and 6। pretty straightforward, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल वेक्टर है u और v एट एनी गिवन पॉइंट वी आर कॉलिंग इट साई। जो हमारी d डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज अ नोडल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन पॉइंट इज अ जनरल डिस्प्लेसमेंट फंक्शन व्हिच वी आर रेफरिंग टू विद साई। अब हमें एज निकालने हैं, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू, वी विल यूज द सेम अप्रोच कि हम अपने जो भी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अपने अज्यूम किया हुआ है u v का, इसके ऊपर उसको नोडल लोकेशंस पे हमारे तीनों नोड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो नोड 1 के ऊपर इस अच्छा इस दे आर कॉलिंग द नोड्स नॉट 1 2 3, दे आर कॉलिंग इट i j and m, ठीक है। तो वी कैन यूज अ सिमिलर अप्रोच। बुक हमने अपनी स्लाइड्स में 1 2 3 कहा है बट बुक के अंदर i j and m यूज हुआ है। तो नोड i के ऊपर u इज a1 plus a2 xi plus a3 yi। तो बस नोड i की x और y रिप्लेस हो गए। सेम थिंग विल हैपन विद vi, नोड i की एक्स वाई रिप्लेस हुए हैं। सिमिलरली थिंग वी कैन डू इट फॉर नोड j एंड m। तो सारे नोड्स की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स आ गई। देयर आर 6 इक्वेशंस, देयर आर 6 अननोन्स, वी नीड टू सॉल्व देम, राइट। तो हमें निकालना क्या है, हमें a1 से लेके a6 तक निकालना। तो बुक के अंदर इसको थोड़ा एलिगेंटली किया हुआ है। तो दे फर्स्ट हैव रिटन द सेम थिंग फॉर x एंड y डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक चीज लिख दी, एक मैट्रिक्स बना लिया, x को अलग लिख दिया इन तीनों को, क्योंकि x की जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनसे हम a1 a2 a3 निकाल सकते हैं, y के जो सॉल्यूशंस हम a4 5 एंड 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली लिख दिया। तो अब x के सॉल्यूशन से नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट इन्वर्ट दिस एंड ब्रिंग इट हियर टू गेट आवर a1 a2 a3, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये इन्वर्स लेना पड़ेगा। इन्वर्स बुक में निकाल के लिखा हुआ है। वी कैन अगेन यूज न्यूमेरिकल सॉल्वर लाइक मैटलैब, उसको हम यूज कर सकते हैं टू टेक आउट दिस डेरिवेटिव आवरसेल्व्स। अब बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैं जब इंशाल्लाह मैटलैब का आप लोगों का ट्यूटोरियल लूंगा इंशाल्लाह, तो आई टॉक अबाउट हाउ टू टेक दिस सिंबॉलिक इन्वर्स एंड थिंग्स लाइक दिस। अच्छा, जो इनवर्स x का निकल के आया है उसमें द कोफिशिएंट्स नाउ आर अल्फा बीटा एंड गामा i j n m की फॉर्म में चल रहे हैं। तो 9 कोफिशिएंट्स हैं। देयर इज अ डिटरमिनेंट हियर। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेसिकली। अगर आप 3 वर्टिसेस का डिटरमिनेंट ले लें तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो वी आर हैविंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, हमारे पास
दिस विल ऑल्सो हेल्प अस इन फाइंडिंग अवर एरिया। तो अगर हमें किसी भी अपने, क्योंकि हमें एरिया की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, व्हेन वी आर सॉल्विंग फॉर द स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो व्हेनेवर वी नीड द एरिया वी आर गोइंग टू लुक एट दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हम तीनों कोऑर्डिनेट के नोड्स के हेल्प से, जो तीनों नोड्स के जो कोऑर्डिनेट है उनकी हेल्प से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस 2a एंड विल डिवाइड इट बाय 2 ऑफ कोर्स एंड विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब जो हमारे अल्फा बीटा गामा कोएफिशिएंट्स निकाल के आ रहे हैं वो भी डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है, दे आर ऑल डिफाइंड एंड वी कैन रिप्लेस देम बैक हेयर, ठीक है। तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरी चीज को। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया a1 a2 a3 का। सेम थिंग अगर हम रिपीट करेंगे, बिकॉज u और v के फंक्शन सेम है, तो हमारे पास सेम चीज a4 a5 a6 के लिए भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ vi vj एंड vm, ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशंस फॉर u एंड v, कोएफिशिएंट्स भी सेम रहेंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या चीज थी, हमारे पास जो u का सॉल्यूशन था that was 1xy and a1 a2 a3 because it was a1 plus a2x plus a3y, जो हमने सबसे पहले अज्यूम किया था, ठीक है, दिस सॉल्यूशन है। तो अब अगर हम इसके अंदर अपनी a1 a2 a3 के सॉल्यूशन को प्लग इन कर देंगे, we would be able to then multiply this 1xy with this alpha beta gamma matrix। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा which will be in terms of x and y and they will multiply with ui, uj and um. This is what we want, n1 times u1 plus n2 times u2 plus n3 times u3। so this is the idea that we are doing। तो हम लोग जो a का सॉल्यूशन है और उसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे, इस वाले वेक्टर को यहाँ पे हम रिटेन कर लेंगे, दूसरे वेक्टर को हम 1xy रो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे टू गेट अवर n1 n2 n3। They have done that here, पूरे सॉल्यूशन किया हुआ है, पहले इन्होंने u से मल्टीप्लाई करा दिया जस्ट टू गेट द लीनियर फॉर्म, बट यू डोंट नीड टू डू इट। अगर आप खुद से करना चाहें तो 1xy से फिर मल्टीप्लाई करा दिया, यू गेट अ कंप्लीट फॉर्म जिसके अंदर आपके पास एक दिस पैरेंथेसिस मल्टीप्लाइंग विद ui, सेकंड पैरेंथेसिस मल्टीप्लाइंग विद uj एंड देन यू हैव समथिंग मल्टीप्लाइड विद um। सो दिस इज ni nj एंड nm, ठीक है। सेम चीज v के साथ भी हो सकती है, तो v की फॉर्म में भी आपके पास सेम सॉल्यूशन ही निकल के आएगा। अब अगर इस पूरी चीज को मुझे सिंप्लीफाई करना है तो हमने वही ni nj nm रिप्लेस कर दिया एंड देन वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से हमने लिख दिया पूरी चीज जो हमने मल्टीप्लाई। दिस इज द फाइनल फॉर्म दैट वी वांट। हम लोग x और y के सॉल्यूशन से मूव करके वी वांट टू ब्रिंग आवर जनरल u एंड v सॉल्यूशन टू द नोडल डिस्प्लेसमेंट्स दैट वी हैव डन हियर। u और v को हम नोडल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ले आए। अगेन वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इट्स ni nj nm मल्टीप्लाइंग विद ui uj um एंड देन इन द नेक्स्ट रो इट इज मल्टीप्लाइंग विद vi vj एंड vm। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है इट्स uv uv uv। तो हमारा u तीन सिर्फ u से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी हैव ni nj nm प्लेस्ड लाइक दिस। 0 0 इसलिए आ रहा है बिकॉज वी डोंट हैव एनी v टर्म्स इन द u सॉल्यूशन। सिमिलरली v की जो रो है उसके अंदर u की टर्म्स की जगह पे 0 आ रहा है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आवर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। लेट्स जस्ट गो बैक। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ तक हमने बात करी, ठीक है। n1 n2 n3 आ गए हमारे पास। अब स्लाइड्स के अंदर वो पार्ट मैंने रिटेन किया हुआ है विच इज डायरेक्टली नीडेड टू एक्चुअली गो अहेड एंड सॉल्व थिंग्स। So when you actually have to calculate n1, n2, n3, everything you need to do is on the slide। तो आपने अल्फा बीटा गामा निकालना है तीन तरह के तीनों नोड्स के लिए, और फिर आपने डिटरमिनेंट निकालना है and then you have to solve for n1, n2, n3, ठीक है। तो this is done। हमारे शेप फंक्शंस की थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे हमने डाली हुई है। शेप फंक्शंस ऑफ कोर्स अब आपको आई नो यू गाइस अंडरस्टैंड के क्या होते हैं। हर नोड के ऊपर शेप फंक्शन जो है वो जिस नोड का शेप फंक्शन है उस नोड के ऊपर 1 होता है और दूसरे नोड्स के ऊपर 0 होता है, ठीक है। तो this actually is an interesting thing। तो this can be written like this। तो if I say ni at the node xj, अगर मेरे पास xj कह लूँ, ठीक है, या तो let's put it in a vector form कि हम xy पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं j नोड के ऊपर, then the solution of thing is delta ij, the Kroneker's delta, ठीक है। तो the shape functions follow the Kroneker's delta। अगर आपके पास
this is 1 and this is 1, then you get 1 here. But if this is 1 and this is 2, you get a 0 here. Chronicles delta is only true when ij is same. ठीक है ना? तो हमारे पास हमने Chronicles delta जो पढ़ा था, जो आपके शेप फंक्शंस होते हैं Chronicles delta की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं. अगर हम इसी चीज को थोड़ा विजुअलाइज करना चाहें तो वी हैव मेड ट्राइंगल एलिमेंट हियर. अब ये ट्राइंगल एलिमेंट स्पेस के अंदर 3D स्पेस के अंदर है, तो इट्स लाइंग फ्लैट ऑन अ सरफेस. तो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है समझ लें कि एक प्लेन है विच इज नॉट अवर स्क्रीन. ठीक है, फ्लैट प्लेन है जो कि स्क्रीन से 90 डिग्रीज के ऊपर है, उसके अंदर ये एलिमेंट है. तो थर्ड डायमेंशन में आई वांट टू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ n. तो n1 इज गोइंग टू बी 1 at node 1 और node 2 और node 3 तक पहुंचते पहुंचते it's going to get to 0, but somewhere in the middle it is going to have some values. Similarly for node n2, node n2 जो है node 2 के ऊपर 1 होगा, बाकी दोनों nodes के ऊपर 0 होगा. बाकी element के अंदर it is going to have some value less than 1 and more than 0. Same thing is true for n3. node 3 के ऊपर 1 है, बाकी दोनों nodes के ऊपर 0 है, but within the element it has some value between 0 and 1. ठीक है, तो these act like weights. तो अगर आपके पास किसी भी पॉइंट का सॉल्यूशन निकालना हो, उस पॉइंट के ऊपर these 3 n1 n2 n3 act like weights. तो हम weighted sum करते हैं तो हमें उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकल कर जाती है. ठीक, तो ये तो हमारे पास जनरल बात हो गई हमारे पास शेप फंक्शंस की. तो हाउ डू वी एक्चुअली गो अहेड एंड सॉल्व थिंग्स. हमारे सबसे अगला काम ये करना होता है कि हमें अपनी डिस्प्लेसमेंट्स की हेल्प से वी हैव टू सॉल्व फॉर स्ट्रेन्स एंड देन वी हैव टू सॉल्व फॉर द स्ट्रेसेस. तो स्ट्रेन्स हमारे पास जो निकलेंगे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन प्रॉब्लम, वी हैव 3 मेन स्ट्रेन कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू सॉल्व फॉर. हमने कहा था कि हमारा प्लेन स्ट्रेन केस हो या प्लेन स्ट्रेस केस हो, जो स्ट्रेन वेक्टर बनता है उसमें सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स होते हैं. In plane strain case, there is going to be no epsilon z, sigma z होता है. और plane stress के केस में यहाँ पे epsilon z का solution भी है, but that we do not include within this solution matrix. उसको हम अलग से लिख सकते हैं. ठीक है, उसको अगर निकालना होगा, और you can even do that in FEA softwares, कर सकते हैं. तो एप्सिलॉन का जो वेक्टर है दिस, एंड इनकी डेफिनेशन के हिसाब से वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल v बाय पार्शियल y एंड पार्शियल u बाय y प्लस v बाय x. अब हम पार्शियल का सॉल्यूशन इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज u एंड v नाउ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. ठीक है ना, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं. हमने जब प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यूज किया था, उसमें वी रोट दिस थिंग एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड विच सेड कि हम इसको लिखेंगे एज b टाइम्स d. अब b क्या चीज थी? b वाज एक्चुअली dn बाय जो dx. ठीक है, उस केस में. तो इस केस में b जो बनेगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल x, पार्शियल n बाय पार्शियल y, इस किस्म की टर्म्स आ रही होंगी. ठीक है, एंड विल सी कि ये कितने बाय कितने का टर्म बनता है. दिस इज गोइंग टू बी 3 बाय 6. ठीक है, तो विल हैव अ लुक कि हाउ दिस इज ऑब्टेन्ड. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अगेन 6 बाय 1. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमारे पास 6 डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन अ कॉलम. तो अगर हम सिर्फ एक चीज की बात करें तो हमारे पास एप्सिलॉन x पार्शियल u बाय पार्शियल x है with u defined like this, and n1 n2 n3 are functions of x and y. u1 u2 u3 are not functions of x and y. ये nodal displacements हैं, they are independent of the element coordinate. कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये नोड के ऊपर ही सॉल्व होती है. तो u1 u2 u3 are constants when I'm taking the partial derivative. n1 n2 n3 का डेरिवेटिव लेना है आपने. तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लूंगा, the solution becomes partial n1 by partial x u1 plus partial n2 by partial x u2 plus partial n3 by partial x u3. And the derivatives are also very straightforward. Partial by partial x ले रहे होंगे तो it will become beta 1 by 2a. This will become beta 2 by 2a. This will become beta 3 by 2a. सही. सेम चीज हम कर सकते हैं फॉर एप्सिलॉन y. सेम चीज हम कर सकते हैं पार्शियल u by partial y प्लस पार्शियल v by partial x के लिए भी. तो इसमें दोनों डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे. इसमें x का डेरिवेटिव भी आ रहा है और y का डेरिवेटिव भी आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज जस्ट समथिंग वी नीड टू रिमेंबर. एक जो चीज इससे हमें देखनी है कि सिंस इफ आई कैलकुलेट दिस डेरिवेटिव,
what would it turn out to be? The derivative would turn out to be beta 1 by 2a u1 plus beta 2 by 2a u2 plus beta 3 by 2a u3, and beta is a constant for an element. अगर एक element define हो गया तो beta उसके लिए constant है. This means that this strain is now a constant, and that is why we are saying कि हम एक constant strain triangle की बात कर रहे हैं. Constant strain triangle की starting point क्या था जिसकी वजह से constant strain triangle बना? Constant strain triangle का starting point ये था कि हमने displacement को linearly assume किया था. We assume that our displacement varies linearly within the element. Linear displacement लेंगे, जब उसका पहला derivative लेंगे, it will become a constant. अगर हमें linearly varying solution चाहिए होता कि strain varies linearly within the element, then what would we have done? We would have assumed a quadratic solution of displacement within the element. तो हम x square और y square और xy की terms भी assume करते. जब हम उसका derivative लेते, then we would have gotten a solution which is linearly varying within the element. ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो solution आ रहा है वो constant है. जिस तरीके से हमने epsilon x निकाला, बाकी चीजें भी निकल सकती हैं. And this is how we end up with तीनों के derivative. So first हम n1, n2, n3 के partial derivative with respect to x ले रहे हैं to get epsilon x, with respect to y ले रहे हैं to get epsilon y, और epsilon और gamma xy लेने के लिए we have u के साथ partial y ले रहे हैं और v के साथ partial x ले रहे हैं. तो this is v1 u1 v1, this is u2 v2, this is u3 v3 के साथ multiply होने वाली चीज है. सही है. This is a 3 by 6 matrix which can be now written like this. हमने beta 1 beta 2 by beta 3 divide by 2a तो निकाला था. इसी तरीके से gamma की terms भी आ जाएंगी और gamma 1 beta 1 gamma 2 beta 2 gamma 3 beta 3 की terms आ जाएंगी, because हम लोग यहाँ पे उनको x और y दोनों से derivative ले रहे हैं. हमारे पास बीटा gamma alpha जो है वो सारे ये हैं. एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें पता है कि डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं हम लोग 1 by 2 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द जो हमने मैट्रिक्स देखा था 1xy की फॉर्म में. ठीक हो गया. तो दिस इज आवर बी मैट्रिक्स. ठीक है, इसको हम स्ट्रेन ग्रेडियंट मैट्रिक्स कहते हैं. तो हमारे ये स्ट्रेन ग्रेडियंट जो है कांस्टेंट आ रहा है. हम लोग विल सी लेटर ऑन कि when we are doing hand solutions only then this thing is applicable जो हम अभी करने जा रहे हैं. अगर आप डायरेक्ट कर रहे होंगे then अगर आप let's say कि MATLAB पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं then you can develop something like this directly and you can multiply, because for MATLAB it won't matter कि वो 3/6 या 6/6 का सिस्टम है. this peanuts. अगर आप हाथ से सॉल्व करना चाह रहे हैं then multiplying these things become a problem because your calculators cannot handle this thing directly. तो what there is approach presented in the book जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, but I would still recommend you go for a solution by a computer. Will save time. It helps अगर हम इस चीज को थोड़ा ब्रेक कर दें. ठीक है, we'll later on see कि हम जब stiffness matrix फॉर्म कर रहे होंगे then we will actually be able to divide our multiplications in terms of v1 v2 and v3. तो हमने सेम मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो 3/2 के 3 सिस्टम्स बना लिए, जिन्हों कंबाइन करेंगे तो 3/6 का एक सिस्टम फॉर्म हो जाएगा. तो दिस इज जस्ट समथिंग व्हिच helps by hand for it's a help for hand solution और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगर स्ट्रेन कांस्टेंट है तो व्हाट हैपेंस टू स्ट्रेसेस? Stresses are calculated as sigma equals to D matrix multiplied by the strain matrix. So strain is BD. Since strain is constant, your stress is also going to be constant. ठीक है, okay. राइट. तो अब हम बी मैट्रिक्स या रेफर टू स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है. डी मैट्रिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन मैट्रिक्स आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है. डी मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे निकलेगा?
हमने 2D इलास्टिसिटी का एक टॉपिक पीछे पढ़ा था, तो डी मैट्रिक्स की दो फॉर्म्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। आप प्लेन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या फिर प्लेन स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो सा केस होगा उसके लिए आपका रेलेवेंट डी मैट्रिक्स इधर प्लग इन हो जाएगा। तो दीज थिंग्स विल मैटर कि आपके पास सेम ट्राइंगल है, डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोक्सीमेशन कि वो प्लेन स्ट्रेस है या प्लेन स्ट्रेन है, इसका के मैट्रिक्स डिफरेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्लस अब हमें पता है कि बी मैट्रिक्स में कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, ये चेंज होगा तो बी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो वी मैट्रिक्स चेंजेस देन अगेन विल फाइंड आउट लेटर के के मैट्रिक्स चेंज हो रहा होगा। तो आपको हर दफा अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस। ठीक हो गया। तो हम लोग अब एक चीज को समराइज कर लेते हैं। वी आर सेइंग दैट डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द एलिमेंट बाउंड्रीज हैज टू बी, बिकॉज अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दोनों अगर ये नोड शेयर कर रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट लेट्स से दिस इज नोड 1 2 3 एंड 4, तो नोड 3 के ऊपर u3 v3 है और नोड 2 के ऊपर u2 v2 है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जो u बन रहा है इज n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3, और इस एलिमेंट का जो u बन रहा है दैट्स n1 is, let's call this element 1 का n1 n2 n3 है, and this is element 2 का n1 n2 n3 because they are going to be different। ठीक है ना, n1 n2 n1 element 2 times u2 plus n2 element 2 u3 plus n3 element 2 u4। जो u2 और u3 है दोनों एलिमेंट के अंदर क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट विल इंश्योर कि इस बाउंड्री के ऊपर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअस होगी। इट हैज टू बी। डिसकंटिन्यूटी हमने कहा था हमारे सॉल्यूशन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने पहले बात की थी शुरू में। तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, बट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स आर नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, बिकॉज इस एलिमेंट का अपना स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, इस एलिमेंट का अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन है, कांस्टेंट होगी वो। डिपेंडिंग ऑन द नोडल कोऑर्डिनेट्स इसका बी निकल के आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट दैट यू कम अप विद एज अ सॉल्यूशन। 1 2 और 3 की जो डिस्प्लेसमेंट्स होगी दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन स्ट्रेन इन एलिमेंट 1, और 2 3 4 की जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी दैट आर गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेन इन एलिमेंट 2। ठीक है, स्ट्रेन चेंज होगा तो स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा। बाउंड्री के अक्रॉस, इस बाउंड्री के अक्रॉस आपका स्ट्रेन और स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं है। एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेक्टर्स। ठीक है, वो कांस्टेंट्स होंगे बट हर एलिमेंट के अलग अलग होंगे। ठीक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स हमें पता है कैसे निकालते हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने के लिए वी सॉ दैट इन द केस ऑफ the truss element we arrived at a form which was like this। ठीक है, हमने कहा था b transpose db dv अगर हम इंटीग्रेट कर लें over the entire volume we can find it out। ठीक है, और हमारे पास b भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, तो we can take it all out। सिर्फ इंटीग्रल dv बचा, इंटीग्रल dv is just the total volume a times t and this is your k matrix, and this is only true for the case जब आपके पास कांस्टेंट b है। अगर हम लीनियर स्ट्रेन ट्रायंगल ले लेंगे तो आपको फिर इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा पूरी चीज को। ठीक है, अब के मैट्रिक्स के लिए अब वी नाउ सी कि बिकॉज बी एंड डी आर मल्टीप्लाइंग, डिपेंडिंग के प्लेन स्ट्रेस है प्लेन स्ट्रेन है, ये चेंज हो जाएगा। डिपेंडिंग के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी चेंज होगा, और अगर बी चेंज होगा तो उसके साथ साथ हमारा के भी चेंज हो जाएगा। हाउ डिड वी कम अप विद दिस? जस्ट क्विक रिविजन हम लोग अगर देख लें कि हमने कैसे हम यहाँ तक कैसे पहुंचे थे। all of this is the same, हमने सेम काम किया हुआ है सारा। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच यूज करें। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज द स्ट्रेन एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड्स। ठीक है ना, ये करते हैं तो हमारे पास U
अब बुक में इसको पॉजिटिव लिखते हैं, बट दे से कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। हम लोग इसको लिख रहे थे कि U माइनस W कह रहे थे, W इज द वर्क डन बाय द लोड्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस W। तो बुक कॉल्स इट द पोटेंशियल एनर्जी एंड वी आर रेफरिंग इट टू द इन द प्रीवियस स्लाइड्स वी सेड कि ये वर्क हम इसको कह रहे थे, इट्स द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दे विल टेक दीज एज इंडिविजुअली नेगेटिव, ठीक है। हमारी बॉडी फोर्सेस, पॉइंट फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस के जो वर्क डन है they will give us the potential energy of the loads। U निकालने का सेम चीज है, इस स्ट्रेन एनर्जी एग्जैक्ट फॉर्म जो हमने पहले यूज की थी सेम फॉर्म आ रही है, ठीक है। स्ट्रेन टाइम स्ट्रेस करते हैं एंड वी टेक द इंटीग्रल ओवर द एंटायर वॉल्यूम एंड वी मल्टीप्लाई विद हाफ टू गेट द स्ट्रेन एनर्जी। अगर हम खाली ये लिख दें हाफ एप्सिलॉन टाइम्स टी एप्सिलॉन टाइम्स सिग्मा, इंटीग्रेट नहीं करें, देन इट बिकम्स द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको अगर हम वॉल्यूम से इंटीग्रेट कर देते हैं, देन वी गेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी आ गई। वी कैन रिप्लेस सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, तो डी एप्सिलॉन, एंड वी गेट द एग्जैक्ट सेम फॉर्म दैट वी हैड इन द लास्ट ट्रस एलिमेंट सॉल्यूशन एज वेल, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट डू वी हैव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी फोर्सेस एग्जैक्ट सेम है, u टाइम्स x होता है, u ट्रांसपोज टाइम्स x किया हुआ है। जनरल डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को उन्होंने कहा कि u किसी भी पॉइंट का हो सकता है, u x y है तो उसको साई कह रहे हैं, जैसे हमने अभी साई कहा हुआ था, ठीक है। जनरल डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो दिस वुड कम अप एज n टाइम्स d, ठीक है। n टाइम्स d की फॉर्म में आएगा। या अगेन दिस इज द सेम थिंग व्हिच वी हैव डन बिफोर। माइनस साइन इज शोइंग दैट हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेट ओवर द एंटायर वॉल्यूम। पॉइंट लोड्स की बात करें अगर हम नोडल कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स की, तो फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नोड्स, तो डी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द नोड्स, ठीक है। तो नोड 1 की एक्स वाई फोर्सेस आएगी, तो दिस विल बी P1x P1y P2x P2y P3x P3y, दिस विल बी U1 V1 U2 V2 U3 V3, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। potential energy of the distributed forces on the surfaces, it's again surface के ऊपर जो displacement चल रही है multiplied by the surface forces, ठीक। all of this can be written in the same form that we did before, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अपने एप्सिलॉन को एज अ फंक्शन ऑफ डी लिख दिया, स्ट्रेस को एज अ फंक्शन ऑफ डी लिख दिया, जनरल डिस्प्लेसमेंट ओवर द बॉडी उसको एज अ फंक्शन ऑफ डी लिख दिया, और जो सरफेस है उसको भी एज अ फंक्शन ऑफ डी लिख दिया। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमने इसको एन ले लिया था, बट इन जनरल दिस इज सपोज टू बी ओवर द सरफेस, ठीक है। तो विल सी हाउ टू डील विद दिस एट इन अ न्यूमेरिकल दैट विल डू टुडे, कि हम ns को n से कैसे रिलेट करते हैं, विल टॉक अबाउट इट। एवरीथिंग इज देयर। हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डी वेक्टर एंड वी सेट इट इक्वल टू 0। तो जब डी वेक्टर के डेरिवेटिव लेंगे जिसमें दोनों तरफ डी मल्टीप्लाई आ रहा है, उसमें से लेफ्ट साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट साइड पे रिटेन रहेगा। जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर। तो हम जब इसका पार्शियल बाय पार्शियल डी करते हैं ओके वेयर इज दैट, तो ये हमारी फोर्स है, दे आर जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स। तो उन्होंने पूरी फोर्सेस को कॉमन ले लिया एंड दे एंड अप विद समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस ऑल द फोर्सेस दे हैव कंबाइंड इनटू अ सिंगल वेक्टर। तो ये हमारी बॉडी फोर्सेस हैं, पॉइंट नोडल फोर्सेस हैं, सरफेस फोर्सेस हैं, और then they take the partial derivative with respect to the d vector and we end up with this solution here. This is your k multiplied by d equals to the force vector, and this entire thing becomes our stiffness matrix. So this is the same thing that we have before. सही है, तो ये हमारा stiffness matrix है। अब इसको solve करना पड़ेगा, ठीक है। इसको solve करना पड़ेगा। एक चीज जो एक स्टेप हमने यहाँ शो नहीं किया था, बट इन यहाँ पे करने के लिए व्हाट वी कैन हैव इज, कैन आई जस्ट गो अहेड एंड राइट दिस थिंग हियर, लेट्स सी। कि दिस dv is actually, oh no, this is see how it works. It's t times d, so it's still not, this is not okay। वो दूसरा वाला जो रीडर है that is much more optimized for this thing, okay। t times da है actually, ठीक है।
तो T is the thickness of the element, it can be taken outside. अगर anything is dependent on x and y, that will be retained in the इंटीग्रल. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होकर बाहर चली जाएंगी. तो हम dA को लिख सकते हैं एज dx dy, ठीक है ना, dx dy के तौर पे लिख सकते हैं. एंड let's just go back to this. Okay. Anything which is a function of x and y. For example, let's say कि हमारा जो elasticity है, it's not constant throughout the element, that will be retained here. ठीक है, और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं with respect to x and y, and the remaining part is just a constant that can be taken outside. Right now everything is constant, so we take everything outside. Integral dx dy becomes your area, so this is your k. ठीक है. इसके सॉल्यूशन की जो अप्रोच है, we'll talk about that in a minute. असेंबली करने के लिए we can do that, हम असेंबली कर सकते हैं अपनी एलिमेंट्स की इन द सेम वे दैट वी हैव बीन डूइंग बिफोर. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक. एक चीज और जो है कि लेट्स अज्यूम कि अगर आपका एलिमेंट ओरिएंटेड है एट अ डिफरेंट एंगल देन योर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. Global coordinate system is x and y, local coordinate system is x prime y prime. Then in order to go from the local to the global coordinate system, we do the same thing that we did in the 2D trusses कि हमें transformation matrix से multiply करना पड़ता है. So we assume our local displacements to be t times d, local forces to be t times f, k to be t transpose multiplied by the local k multiplied by the t transpose, which is the transformation matrix. ठीक है, तो ये तीनों चीजों से हमें निकालना पड़ता है. T क्या चीज़ है? T is actually this solution. हमें U V की अलग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है at every single node. तो x node 1 2 3 के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन की हुई. ठीक है, and then we can go ahead and solve this thing. You'll find that we won't actually solve this thing by hand a lot because this thing is too cumbersome to solve by hand. ठीक है, तो हमारा main focus ये होगा कि we'll understand how this works and then we'll look at how to solve this numerically, and we'll focus mainly on the softwares from now on for solutions. ठीक है. अब B is 3/6, D is 3/3, solution आसान नहीं है, तो hand solution के लिए again there is approach कि आप इसको छोटे छोटे parts में divide कर दीजिए. Now there are parts here K11, K12, K13 से लेके K33 तक. Again we know that there's symmetry in K, तो K12 is just K21 जो है वो K12 का ट्रांसपोज होगा. तो दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस. तो आपको बेसिकली 6 मल्टीपल्स निकालने, 6 चीजें निकालनी है. अगर आप डायगोनल और उससे ऊपर की चीज निकाल लें तो द लोअर वन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द ट्रांसपोज ऑफ द अपर ट्राइंगल पार्ट्स. ठीक है. के आई आई यानी डायगोनल वाली जो चीजें हैं देयर जस्ट बी आई ट्रांसपोज डी बी आई टाइम्स टी ए. और अगर आई जे निकाल रहे हैं यानी 1 2 2 3 निकाल रहे हैं, 1 3 निकाल रहे हैं, तो दे आर कैलकुलेटेड लाइक दिस B1 D B2. अब ये B क्या है? B वही है जो हमने पीछे लिखे थे कि हमने बड़े B मैट्रिक्स को जो B1 B2 B3 3/2 सिस्टम्स में डिवाइड किया था, वो चीज है हमारे पास. ये तो B आर द प्रीवियसली डिफाइंड 3/2 मैट्रिसेस. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी, बट विल हैव सम, इट विल बी वेरी लॉन्ग. ठीक है. अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, सर भी नहीं है मीटिंग में, तो लेट्स जस्ट रीस्टार्ट दिस थिंग एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके सर. सर को प्लीज चेक कर सकते हैं.
राइट सर किसी पॉइंट पे आप कनेक्शन से लूज हो गया था, मैं रिवाइज कर देता हूँ। इफ यू आप मुझे बता दें कहाँ तक आप थे लास्ट मीटिंग में। ओके अभी भी शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है। ओके राइट, तो लेट्स जस्ट क्विकली मैं चीज़ बता देता हूँ एक दफ़ा जस्ट क्विकली रिवाइज करके, ताकि जिस पार्ट में सर नहीं थे वो पार्ट भी रिवाइज हो जाए। हमने कहा था कि हमारा के मैट्रिक्स इज नाउ एन इंटीग्रल ऑफ वी डी बी। Since everything is constant, we can just write it as matrix multiplication. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ओके राइट। तो हमने कहा था कि हम अपने के मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एज ए जस्ट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन बी एंड डी मैट्रिसेस। ठीक हो गया। और since these are large matrices and multiplication is difficult, so we can divide the multiplication into smaller parts। ठीक है, तो हम अपने 6x6 सिस्टम को 2x2 सब मैट्रिसेस में डिवाइड करें तो each of this k is a 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, और what we can do is we can calculate each of these। तो हमारे पास सबसे पहले देखना है, क्योंकि k मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो हमें सिर्फ डायगोनल और उससे ऊपर के एलिमेंट्स फाइंड करने, नीचे के एलिमेंट्स आर जस्ट अ ट्रांसपोज ऑफ द अपर 3 एलिमेंट्स। तो ये तीनों जो हैं ऊपर के 3 एलिमेंट्स के ट्रांसपोज हैं सिर्फ। तो हम सिर्फ 6 एलिमेंट्स को फाइंड कर लेंगे, 6 सब मैट्रिक्सेस को फाइंड कर लेंगे, तो वी विल हैव ऑल द 9 सब मैट्रिसेस। फाइंड करने के लिए वी कैन जस्ट यूज द प्रीवियसली डिफाइंड जो हमने b1 b2 b3 सब मैट्रिक्स बनाए थे 3/2 के। तो दिस इज गोइंग टू बी 3/2। ठीक है, और जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम 2/3। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। आउटर डायमेंशंस आर 2/2, तो वी आर गोइंग टू गेट अ k व्हिच इज 2/2। ठीक, तो 2/2 मैट्रिसेस निकाल के इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं टू गेट द एंटायर मैट्रिक्स। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें काम किया हुआ है। इट इज वेरी लॉन्ग, तो आई स्टिल रेकमेंड गो फॉर अ मैटलैब सॉल्यूशन और पाइथन सॉल्यूशन, कोई भी एक लैंग्वेज ले लें उसके अंदर सॉल्यूशन करें। तो यू कैन जस्ट डिफाइन योर b डायरेक्टली, d डायरेक्टली एंड जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग टू गेट एन आंसर। उससे फायदा ये होगा कि लेटर ऑन व्हेन वी if we have to see something in terms of x and y, you will have an opportunity to actually integrate in the software as well directly, so you don't need to get into trouble for just जब हम switch करेंगे gears अगर, तो उस चीज। ठीक है, तो it is now solvable but it is still very very long। ठीक है, तो एग्जाम्पल बुक में भी जो कराई हुई है, इट्स अ सिंगल एलिमेंट एग्जाम्पल। ठीक, एंड दिस सिंगल एलिमेंट एग्जाम्पल itself takes time to solve। सिर्फ एक एलिमेंट है, दिस इज जस्ट शोइंग द एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमारा ठीक है एक्स एक्सेस शो कर रहा है। तो एलिमेंट सिर्फ यही है, आई जी एम हमारे पास 1 2 3 जो है, इट्स द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड के फॉर दिस। ठीक है, इस एलिमेंट का के निकालना हमें, थिकनेस पता है, ई पता है, न्यू पता है, और के निकालना है, कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 गिवन है। In order to find k, we have to determine b, we have to determine d, and then we have to multiply। ठीक है, तो हमें b हमने कहा था हम b1 b2 b3 की फॉर्म में लिख रहे हैं, where b1 b2 b3 are like this। हमारे जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, all the definitions are here। तो हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है, कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड है। तो दिस स्टेप इज वेरी वेरी इजी बट इट अगेन टेक्स टाइम। 9 डिफरेंट हमें अच्छा इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इसमें अल्फा नहीं आता कांस्टेंट, तो हमें अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ बीटास और गैमास निकालने हैं। ठीक है, बीटा गैमा निकाल लेंगे, फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट β1 β2 β3 γ1 γ2 γ3। एरिया निकालने के लिए विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली पूरा जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था, बट वी नो द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ वी नो समथिंग लाइक दिस, तो हमें हाफ बेस इनटू हाइट करनी होती है, तो वी कैन डू दैट। ठीक है, तो वी जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डायरेक्टली। ठीक है, हमें वो पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट की बजाय हमने डायरेक्टली एरिया निकाल लिया, आपने बीटास और गैमास निकाल लिए, बीटा गैमा निकले तो हमारे पास b1 b2 b3 सॉल्व हो गए। अब ठीक है, वी कैन फाइंड दिस आउट इफ यू वांट टू। राइट, x1 x2 x3, तो ये आई थिंक इट शुड हैव कम अर्लियर, सर सही हो गया। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हमारे पास आ गए, एंड
प्लेन स्ट्रेस का केस हम ले रहे हैं, हमने शुरू में बात नहीं की थी, बट दिस एलिमेंट इज अ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट. प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट हमारे पास डी मैट्रिक्स बुक के अंदर डिफाइंड है. इट्स यू जस्ट नीड टू पिक इट फ्रॉम देयर एंड यूज इट. प्लेन स्ट्रेन होगा तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, के मैट्रिक्स या डी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा एंड यू विल फॉर्म समथिंग एल्स हियर. सही. अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने के मैट्रिक्स को फॉर्म करना है. उसके लिए हमें 6 मैट्रिसेस फाइंड करने हैं. तो हमने जो फाइंड करने हैं उसको मैंने कलर कोड कर दिया ताकि हम उसके सॉल्यूशन को साथ साथ देख सकें. फॉर्मूलाज ये हैं. तो सब मैट्रिक्स बेसिकली आपको ये याद रखना है कि बी डी बी करना है और जो इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है उसका पहला इंडेक्स का बी डी से पहले आ जाएगा, दूसरे इंडेक्स का बी उसके बाद आ जाएगा. तो इफ इट्स 1 2 दिस b1 d b2. अगर 1 1 है तो b1 d b1 हो जाएगा, 2 2 है तो b2 d b2 हो जाएगा. तो दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिमेंबर. सही है. हमें ये सारे जो है के सब मैट्रिसेस निकालने पड़ेंगे. ठीक है, 6 मैट्रिसेस हैं, निकालने पड़ेंगे. तो अगेन इफ यू आर सॉल्विंग इट बाय कैलकुलेटर दिस एक्चुअली टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सॉल्व. ठीक है, बिकॉज आपके पास हर दफा आपने ये मैट्रिसेस को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा. आप पहले b1 और d कैलकुलेटर के अंदर डिफाइन करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, यू सॉल्व दिस. d को रिटेन कर लेंगे, b2 डिफाइन करेंगे तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब b2 आपने डिफाइन कर लिया, देन आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं. देन यू विल हैव टू फाइंड डिफाइन b3 एंड b2 b3 की हेल्प से आप ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे. देन आपका कैलकुलेटर नॉर्मली 2 मैट्रिसेस रिटेन कर सकता है. जो पुराने वाले कैलकुलेटर होते थे, नए वाले मुझे नहीं पता कितने कर देते हैं. तो यू विल हैव टू रीडिफाइन b1 विद b3 टू सॉल्व दिस. तो सिर्फ वैल्यू इनपुट करने में काफी टाइम लग रहा होता है. तो अदरवाइज इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. We multiply everything. This is going to give us the K matrix. K matrix निकालेंगे. ये वाली चीज को डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, इसको ट्रांसपोज करके लिखना है. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस एंड we'll see when we actually get that. K11 निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, K11 आ जाएगा. इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना. सेम थिंग वी कैन डू फॉर K22, K3, K12, K13 एंड K23. सही है, सारी मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी हैं. Then we plug everything in the element, क्योंकि हमें सारी चीजें प्लग इन की हुई हैं. सही. And these are all the submatrices. So this is K11, 1 2, 1 3, 2 2, 2 3 and 3 3. सही है. तो this is the K matrix that we had to find. Again, I am recommending just do this by a computer. ठीक है, don't go for a hand solution. That will be a problematic thing. तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा. ओके, अब तो दिस इज जस्ट एग्जांपल 1. अगर हमें अब हम ये कहें कि हमें निकालना है अपनी फोर्स वेक्टर निकालना है, तो लेट मी जस्ट गो बैक टू द बुक फॉर अ मिनट एंड जस्ट सी कि हमने जो फोर्स का वेक्टर डिफाइन किया था वो किस तरीके से डिफाइन किया था. तो हमने कहा हमारी एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी. उसमें से फिर हमने कहा था कि सिंस वी हैव समथिंग लाइक दिस वी कैन टेक V ट्रांसपोज कॉमन फ्रॉम द 3 लोड जो हमारे पास की पोटेंशियल एनर्जीज आ रही है, और दैट leads us to a force vector which is the body force plus the nodal force plus the surface forces. ठीक है, जो body force और surface forces हैं these are integrals. ठीक है, तो हमारे पास n, since n is a function of x and y, there is integration needed here. ठीक है, okay, right. तो अब हम क्या कर सकते हैं, we can now look how to actually solve for the body forces. We'll find that we actually don't need to perform this integration, especially in cases where we have uniform distribution. ठीक है, जो uniform distribution के cases लेंगे, that those will be very straightforward to actually define, even in example problems. So let us have a look, please. Let's go back. Okay. Okay, I'm going. Right. तो अगर मुझे लोड वेक्टर निकालना है तो हमारे पास हमें नोडल फोर्सेस डिफाइन होंगी, हमें सरफेस लोड्स का वेक्टर डिफाइन होगा, हमें बॉडी फोर्सेस का वेक्टर डिफाइन होगा. अब सरफेस फोर्स का जो वेक्टर है, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट ए टी एक्स एंड टी वाई.
this body force will be just XA and XB हम कहते हैं बुक में, this is supposed to be the X direction and the Y direction, ठीक है, और इसको हम equally divide करना चाहते हैं over the nodes, ठीक है, जो हमारे पास 3 नोड्स हैं उनके ऊपर हम डिवाइड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन के हमारे पास x और t के क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, कि कांस्टेंट्स हैं कि किसी फंक्शन की फॉर्म में. So we'll talk about the case of constants because इसमें भी again xy की integration it's pretty complicated. So we'll keep things simple for hand calculations. We can look at complicated cases in the software part. Body forces अगर हम ले रहे हैं, body forces हमारे पास xa और xb हैं, यानी x और y में components हैं body force के. N is this particular 2/6 matrix. x हमारे पास और n1 n2 n3 ये है, ठीक है. तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो अगर x हमारे पास कांस्टेंट है तो x कैन कम आउटसाइड एंड वी ओनली नीड टू इंटीग्रेट n, ठीक है. तो इंटीग्रेशन इन रियलिटी जो होनी है वो हर कंपोनेंट की अलग अलग होनी है, बिकॉज एक वेक्टर की इंटीग्रेशन जब हो रही होती है तो यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट ऑल द वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है. अब अगर ये कांस्टेंट है ना तो आपने n1 n2 n3 की जो इंटीग्रेशन करनी है, विल फाइंड दैट दिस इंटीग्रेशन विल लीड टू अ 1/3 सॉल्यूशन एट एवरी सिंगल नोड. अब ये मैंने शो नहीं किया हुआ, मैंने हाथ से किया भी नहीं था. ऑनेस्टली दिस कैन बी डन ऑन अ कैलकुलेटर और ऑन ए कैलकुलेटर पे तो नहीं होगा एरिया इंटीग्रल, कंप्यूटर पे हो जाता है, तो कंप्यूटर पे करके देख सकते हैं इफ यू वांट. द पॉइंट इज कि जब हम लोगों के पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स होंगे, चाहे वो सरफेस लोड्स हों या बॉडी लोड्स हों, व्हाट विल हैव इज, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज भी करने की कोशिश करें, इफ देयर इज अ वेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एंड द वेट इज यूनिफॉर्म, then every leg of the surface, every support of the surface is going to bear equal amount of the load, क्योंकि वो uniform है. Here the same thing is happening here. So if there is a body load on this element and the body load is uniform, then every node is going to share an equal amount of the body load. 3 nodes हैं तो तीनों nodes 1/3 of the body load bear करेंगे. बॉडी लोड डिफाइंड होता है पर यूनिट वॉल्यूम. तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ फोर्स वी मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम AT एंड एवरी नोड शेयर्स 1/3 ऑफ दैट. तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, तो XA मल्टीप्लाइड बाय TA becomes a force divided by 3 becomes the X direction body force at node 1. सेम थिंग रिपीट हो रही है नोड 2 और नोड 3 के ऊपर भी. तो नोड 1, नोड 2, नोड 3 की जो एक्स डायरेक्शन की फोर्स है, दैट्स 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी फोर्स ऑन द बॉडी. सेम थिंग इज ट्रू फॉर द वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास टोटल बॉडी फोर्स है दैट इज XP टाइम्स TA, और तीनों नोड्स के ऊपर वो इक्वली शेयर हो रही है, ठीक है. तो फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वी जस्ट डिवाइड इट इक्वली ऑन द सरफेस. And this thing will be true on surfaces as well. अगर किसी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म है तो जिस सरफेस के बीच में, जो दो नोड्स के बीच में सरफेस डिफाइन हुआ है, उन दोनों नोड्स के ऊपर सरफेस फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगी. तो वो वहां पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बिकॉज दो नोड्स के ऊपर डिवीजन हो रही हो, ठीक है ना. तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल होता है दैट इज NT टाइम्स TS, ठीक है. तो इफ लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो आवर TS हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है. हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आएंगे. अगर ये किसी एंगल के ऊपर है, इसका x कंपोनेंट भी बनेगा, y कंपोनेंट भी बनेगा, ठीक. तो जो टोटल हमारा, हमें अगर इन जनरल डिफाइंड हो, अगर ये कोई भी चीज फंक्शन कांस्टेंट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व दिस इंटीग्रल ओवर दिस सरफेस. सरफेस कैसे डिफाइन करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट. तो वी टेक एग्जांपल व्हिच इज सिंपल केस. एक हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिस पे सरफेस लोड अप्लाई हो रहा है ऑन दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है. हमारे पास हमने बोला था कि इन जनरल अगर हम इसको देखें बुक के अंदर, दिस इज डिफाइंड एज NS ट्रांसपोज टाइम्स TS, यानी NS इज द शेप फंक्शन ओवर द सरफेस. तो हमारे पास इस सरफेस के ऊपर शेप फंक्शन कैसे आएगा, तो हमारे पास शेप फंक्शन अवेलेबल है. तो हम शेप फंक्शन हमारे पास है, लेट्स से कि N1 जो हमारे पास N होता है दैट इज
n1 0, n2 0, n3 0, and we have 0 n1 0 n2 0 n3. तो अगर हमें इस सरफेस पे देखना है, इस सरफेस के ऊपर x और y की क्या चीज ट्रू है? इस सरफेस के ऊपर ट्रू ये है कि द x सॉल्यूशन इज एक्चुअली ट्रू, इस सरफेस पे x 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा n है इसको इवेल्युएट कर सकते हैं एट x इक्वल्स टू 2। तो जहां पे भी हम x इक्वल्स टू 2 डाल देंगे सब जगह पे, तो द ओनली थिंग लेफ्ट विल बी y, एंड देन वी कैन ओनली इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अगर हमें इस सरफेस के ऊपर करना पड़ता है, लेट्स से तो वी हैड समथिंग लाइक दिस हियर, और तो इसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट बन जाएगा। बट इस सरफेस के ऊपर हम क्या काम करते हैं, पहले हम इस सरफेस की इक्वेशन निकालते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड देन वी वुड हैव रिप्लेस्ड दिस इन आवर n एज वेल एज इन द ds जो निकल रहा है उसको भी हमें रिलेट करना पड़ता है इससे। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि हमें करना क्या पड़ता है कि हमें अपने जो भी n का मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, इस मैट्रिक्स को सरफेस के ns में कन्वर्ट करने के लिए अपनी x और y की रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमारे केस में x और y की रिलेशनशिप तो नहीं थी, इट वाज जस्ट x इक्वल्स टू 2। तो हमने अपने n मैट्रिक्स के अंदर x इक्वल्स टू 2 प्लग इन कर दिया, तो वी एंडेड अप विद आवर ns मैट्रिक्स व्हिच वाज जस्ट अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो once we do that it's a simple integration because सिर्फ y का फंक्शन है, तो we can do that. Okay, nt is evaluated along 2 3, ts से मल्टीप्लाई किया, dy dz कर दिया, because अब हमारे पास x इस पे कांस्टेंट है, there is surface is just dy, we have to integrate this thing। हमने x डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स ली हुई है, p प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर तो नहीं कहना चाहिए since it's outward, it's just a traction p। y डायरेक्शन में कोई ट्रैक्शन नहीं है, we have to multiply this here and we have to solve। ठीक है, y का इंटीग्रल है, सॉल्व किया जा सकता है, not that difficult। but what comes up is कि जो दो नोड्स हमारे पास इस सरफेस से कनेक्टेड थे, नोड 2 एंड नोड 3, इनके ऊपर आप क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस लोड इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो 2 और 3 क्योंकि x डायरेक्शन थी, तो fs2x एंड fs3x के ऊपर टोटल सरफेस लोड कैसे निकलेगा, यू टेक योर p मल्टीप्लाइड विद द एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, द हाइट ऑफ दिस थिंग विच वी आर कॉलिंग l, एंड द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट विच इज योर t। so this becomes your total force and we divide it by 2 to calculate the forces at the two nodes। ठीक, so this approach can be taken whenever we have a uniformly distributed body or surface load। जिन दो नोड्स के बीच में सरफेस लोड होगा उनके भी ऊपर यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। जिस एलिमेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी लोड होगी उसके सारे नोड्स के ऊपर वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इफ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, वी हैव नॉट स्टडीड इट, इफ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट एंड वी हैव अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी लोड ऑन इट, तो चारों नोड के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4 सब नोड्स के ऊपर आ जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज होती है। ठीक है, राइट। तो अब अगर हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, विल डू दैट एंड देन विल एंड दिस थिंग एंड विल स्विच टू द कंसोल एंड विल लुक एट अ प्रॉब्लम देयर, जिसको हम एक्चुअली प्रॉब्लम तरीके से सॉल्व करके देखेंगे आज के, हाउ टू एक्चुअली अप्रोच अ प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें करना क्या है, पहली वाली एग्जांपल ही है, ठीक है, इसका के मैट्रिक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अगर इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है इन द वाई डायरेक्शन, तो सिर्फ पी वाई है, एंड ट्रैक्शन इज बिटवीन नोड्स 2 एंड 3। इसका के मैट्रिक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द के मैट्रिक्स, so we have found that out। डिस्प्लेसमेंट इज 1 2 एंड 3 की एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट है, फोर्सेस सारी ये वाली आ गई। दिस फोर्सेस द लोड वेक्टर वी नीड टू डिटरमिन। ठीक है, लोड वेक्टर कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस। हमारे पास क्या है, एक ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है बिटवीन 2 एंड 3 और नोड 2 के ऊपर x डायरेक्शन में एक फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो वी हैव F2x
directly given. So this thing is 10 किलो पाउंड है, ठीक है। फिर हमारे पास 2 और 3 की बाई डायरेक्शन में we have some contribution from the uniformly distributed surface load. तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस लोड है 2 की ऐसा था, इसको फोर्स में बनाने के लिए वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन। कोऑर्डिनेट्स पता है, लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी लाइन की लेंथ निकालना चाह रहे होंगे तो व्हाट वी डू, विल कैलकुलेट, विल यूज द डिस्टेंस फार्मूला, लाइन की लेंथ निकाल दी, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इज 1 इंच, L टाइम्स T बिकम्स द एरिया, जो थिकनेस का एरिया है ये वाला एरिया जो जिसके ऊपर ये अप्लाई हो रही है, तो दिस एरिया इज L टाइम्स T। T को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर, तो P टाइम्स L T डिवाइड बाई 2, दिस विल गिव अस द फोर्स F2y एंड F3y। तो ये फोर्सेस प्लग इन हो गई, बाकी सारी चीजें जीरो है, ठीक है। जीरोस को इनफैक्ट नहीं कहना चाहिए, अप्लाइड फोर्सेस जीरो है, बट देयर इज गोइंग टू बी रिएक्शन हियर। तो लेट्स जस्ट let's just keep it like this. So we can have F1x, F1y, F3x and F3y added here. ठीक है, हमने रिएक्शन निकाली थी, दैट्स सेट इक्वल्स टू 0, बट इन रियलिटी दिस शुड नॉट बी 0, देयर शुड बी सम रिएक्शंस हियर, सिंस यहाँ से हमने पूरी चीज को होल्ड किया हुआ है। ठीक हो गया। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए वी कैन अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। नोड 1 और नोड 3 फिक्स्ड है कंप्लीटली, तो उनकी रोज और उनके कॉलम्स गायब हो जाएंगे। वी एंड अप विद ओनली द सॉल्यूशन एट नोड 2। अब नाउ इफ वी न्यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिफोर कैलकुलेटिंग के, पहले हमें के मैट्रिक्स निकालने का बोला हुआ था, बट लेट्स से वी हैड टू ओनली सॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। हमें लेट्स से उन्होंने बोला कि आप इसकी डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स निकाल दीजिए, देन वी वुड नॉट हैव हैड टू कैलकुलेट द एंटायर के मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स में हमारे पास ये पार्ट के 1 1 था, ये 1 2 था, ये 1 3 था, दिस वाज के 2 2, के 2 3, के 3 3, सब कुछ जीरो हो रहा है सिवाय के 2 2 के। तो इफ वी जस्ट रोट के 1 1, अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, एंड वी अप्लाई अवर डिस्प्लेसमेंट, सो वी से कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1 होगी, डिस्प्लेसमेंट नोड 2 होगी, डिस्प्लेसमेंट नोड 3 होगी, this is completely gone, this is completely gone, this is gone and this is gone, then we only need to determine K22। तो अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता हो और हमें K मैट्रिक्स एलिमेंट का नहीं निकालना, we just need to solve it, then we only need to determine a single sub matrix which is K22 and we know how to do it। तो K22 is what? K22 is B2 transpose times T times B times AT, ठीक है ना। तो pretty straightforward, तो इट्स ओनली अ 2x2 सिस्टम जो डायरेक्टली आप इसको निकालें और इसको सॉल्व कर दें, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, इट्स पॉसिबल टू डू इट। एनीवेज, तो जब हम इसको लेट मी नाउ क्लियर एवरीथिंग। सर ये वाला शॉर्टकट हम और भी क्वेश्चंस में कर सकते हैं? हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। देखें, अगर आपको के मैट्रिक्स नहीं निकालना, के मैट्रिक्स निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है, देन बिफोर यू एक्चुअली डिटरमिन द के मैट्रिक्स यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड एलिमिनेट द रोज व्हिच यू डोंट वांट। आपसे वो पार्ट निकालें जो कि आपको निकालना है। ये किसी भी बीम के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, हम ये फ्रेम में भी कर सकते हैं, जो भी बड़े बड़े मैट्रिक्स फॉर्म है उसमें आप ये काम कर सकते हैं आपको। ठीक है ना। ओके, तो वी सॉल्व फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी कैन हैव डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमने इसमें निकाला नहीं है, बट वी कैन नाउ सॉल्व फॉर स्ट्रेन्स एज वेल। हमें पता है कि हमारा स्ट्रेन का जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है दैट्स एक्चुअली B टाइम्स D, ठीक है ना। D हमारे पास क्या है, 0 0 D2x D2y 0 0, जी हमारे पास D है, B से मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन को हम
डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा भी आ जाएगा इफ यू वांट टू। तो हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं वंस वी हैव द सॉल्यूशन फॉर डी। तो आप इस सेम एलिमेंट के अंदर स्ट्रेंस भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, एनीथिंग टू डिस्कस इन दिस, अदरवाइज आई वुड लाइक टू स्विच टू कॉमसोल। ठीक है, कॉमसोल के अंदर आई वांट टू एक्चुअली, सर ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से ये एलिमेंट जो जे और एम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है सर, टू साइडेड भी लोडिंग्स हो सकती हैं? आप के पास दोनों तरफ से भी हो सकता है। ये हो सकता है कि हमारे पास ये काम भी हो रहा हो, लेट्स से, बल्कि इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ से वाई में अप्लाई हो रही हो, दिस इज पॉसिबल। अब अगर ऐसा हो रहा होगा तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करना, इसकी कंट्रीब्यूशन अलग निकलेगी, इसकी कंट्रीब्यूशन अलग निकलेगी। नोट 2 के ऊपर दो कंट्रीब्यूशन आ रही होंगी यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है, और समझ दोनों गई। ऐड हो जाएंगी, अलग अलग कैलकुलेट होंगी। ऊपर वाली कंट्रीब्यूशन का हाफ नोट 2 के ऊपर अप्लाई होगा, नीचे वाली का भी हाफ नोट 2 के ऊपर अप्लाई होगा, और वो अगर सेम डायरेक्शन में वाई में तो दोनों इंडिविजुअली ऐड हो जाएंगे आपस में, बस और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक हम लोग जो हैंड सॉल्यूशन वाला जो एनालिटिकल पार्ट है वो इस पॉइंट पे पहुंच गए कि इफ वी नो द के मैट्रिक्स, अगर आपको के मैट्रिक्स पता चल जाए तो द अप्रोच इटसेल्फ रिमेन्स द सेम व्हाटएवर फिजिक्स वी हैव। तो अगर वी हैव ए थर्मल प्रॉब्लम जिसके अंदर डी की जगह पे टेम्परेचर सॉल्व हो रहा होगा, इट्स इवन सिंपलर, बिकॉज अगर 2D भी हो तब भी सिर्फ टी सॉल्व हो रहा होता है, टी एक्स टी वाई कुछ नहीं होता। So it's simpler to solve, let's say 2D or 3D problems in heat transfer, because उसमें जो solution होता है it's still a scalar. तो अगर उसका K matrix आपको पता हो तो even then you can just apply a similar approach that we have been doing before. तो जो पूरी जो हमने चीज़ की है, स्विच जब हमने किया था इस वाली बुक के ऊपर, तो आइडिया वॉज के हम लोग को वो अप्रोच समझ में आ जाए। अप्रोच समझने के लिए हमने दो काम किए, हमने एलिमेंट्स निकालने के दो मेथड सीख लिए। हमने गैलरकिन मेथड पहले डिटेल में देखा था, फिर हमने सिंप्लीफाइड गैलरकिन मेथड देख लिया, और पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच भी देख ली। पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच इज ओनली एप्लीकेबल टू योर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो आप ट्रसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बीम्स पे भी कर सकते हैं, आप 2D एलिमेंट्स पे कर सकते हैं, 3D एलिमेंट्स पे भी कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी स्ट्रक्चरल। हीट ट्रांसफर अगर आ जाती है लेट्स से, then you have to use the Galerkin approach. उसमें Galerkin अप्लाई होता है क्योंकि potential energy you can't determine for heat transfer. ठीक है? तो but once you have the K matrix, the problem solution remains exactly the same, चाहे कोई भी physics हो। ठीक है? आपने उसी तरीके से K को global बनाना है, उसी तरीके से boundary condition अप्लाई करनी है, उसी तरीके से solve करना है। ठीक है? तो all of it remains the same. तो सर फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास कौन सी अप्रोच यूज होगी, गैलरकिन की पोटेंशियल एनर्जी वाली? नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं दे आर नॉन लीनियर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स चाहे आप FEA से फॉर्म कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स इज जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है दे आर नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो उसको आप ये लीनियर FEA से इक्वेट नहीं कर सकते, उसके लिए नॉन लीनियर FEA है। ठीक है? और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए FEA is not considered to be the best approach. Instead, finite volume approach ज़्यादा efficient होती है fluid mechanics। Although COMSOL finite element method use करता है और fluid mechanics solve करता है, मैं खुद भी fluid mechanics की problems COMSOL पे solve करता हूँ। It chooses FEA, but if you have a software like Fluent and if you have COMSOL, Fluent जो है वो finite volume approach use कर रहा है, और आपका जो FEA सॉफ्टवेयर है COMSOL जो है वो फाइनाइट एलिमेंट अप्रोच यूज कर रहा है। तो फ्लूइड विल ऑलवेज बी मोर एफिशिएंट देन COMSOL इन दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। अच्छा, जो फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच होती है, फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द गैलरकिन मेथड। ठीक है? और उसमें हम जो वेटिंग फंक्शंस ले रहे होते हैं अपनी मर्जी से, वो वेटिंग फंक्शन को 1 ले लेते हैं। तो इट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी वेटिंग फंक्शन, हमने कहा था किसी भी वेटिंग फंक्शन पे ट्रू होगा, तो वो वेटिंग फंक्शन 1 पे भी ट्रू होता है। तो फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच इज जस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेटिंग फंक्शन, दैट इज वेटिंग फंक्शन इक्वल टू 1। अगर आप वेटिंग फंक्शन को 1 पुट कर देंगे अपने गैलरकिन मेथड में तो यू एंड अप विद दैट। देयर इज एन आर्टिकल, आई वुड शेयर दैट आर्टिकल विद यू गाइस अगर आप लोग देखना चाहें तो, कि फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ द जनरल फाइनाइट एलिमेंट अप्रोच।
by setting a particular weighting function in the Galerkin method, और कुछ भी नहीं होता.